तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिटी का नया लेक्चर। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम थर्ड सीरीज करने वाले हैं। हम पहले दो सीरीज कर चुके हैं। पहली सीरीज थी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में और जो सेकंड सीरीज थी वो थी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो उनमें हमने एक में 4 पार्ट थे, एक में 5 पार्ट थे, तो हमने ये किया था। तो आज हम करने वाले हैं शुरू नई सीरीज जिसका नाम है साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें भी जैसे कि पहले की तरह 3 से 4 से 5 पार्ट आएंगे। तो आज पहला पार्ट हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन क्या है साइलेंट फीचर्स का, वो देख लेते हैं एक बार। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दो बोरोड फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो मतलब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है आपको पता है कि वेरियस देशों से हमने लिया है। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि भी कहाँ से कौन सा जो सोर्स है वो हमने लिया है। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने बोरो किया है ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का हैज़ सेवरल साइलेंट फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज। लेकिन कुछ इसकी विशेषताएं हैं जो इसे दूसरे जो देशों के जहाँ से बोरो वगैरह किया गया है तो उनसे जो इनकी विशेषताओं को अलग करता है वो कुछ फीचर्स हैं, वो कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, कुछ प्रमुख विशेषताएँ हैं जो सिर्फ हमारे देश के जो संविधान है उसमें पाई जाती हैं, जो दूसरे देशों के संविधानों में नहीं है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ए नंबर ऑफ ओरिजिनल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अडॉप्टेड इन 1949। तो जो बहुत सारे जो जो फीचर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किए गए हैं इन 1949, तो उसमें क्या है हैव अंडरगोन ए सब्सटेंशियल चेंज। तो इसमें कह रहा है कि जो बहुत सारे ओरिजिनल फीचर हैं 1949 में जितने अडॉप्ट किए गए थे उसमें से काफ़ी सारे जो अमेंडमेंट क्या होता है कि उसमें कुछ चेंज सब्सटेंशियल चेंज हो सकता है हो चुका है उसमें, कि जैसे कि 7th अमेंडमेंट आई, 42nd अमेंडमेंट आई, 44th अमेंडमेंट आई, 73rd 74th अमेंडमेंट। तो बहुत सारी क्या है अभी तक अमेंडमेंट हो चुकी हैं। तकरीबन 100 से ऊपर की जो अमेंडमेंट्स है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की जा चुकी हैं। अमेंडमेंट का मतलब होगा कि भी उसमें चेंजेस किए जा चुके हैं। तो इनफैक्ट जो 42nd अमेंडमेंट था जो कि 1976 में किया गया था उसको एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, कि भी वो क्या है एक मिनी संविधान है जो एक संविधान का छोटा सा प्रारूप है, क्योंकि उसमें तकरीबन बहुत सारी तकरीबन आधे से ज़्यादा जो संविधान है उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। इंदिरा गांधी के जो कार्यकाल था उसके जो जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तो उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी सारे चेंज कर दिए थे अपनी सुविधा के लिए, अपनी सहूलियत के लिए। तो अभी फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तकरीबन हम इसमें 7 से 8 फीचर पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला फीचर क्या है कि जो लेंथेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है पूरे वर्ल्ड में जो जितने भी रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसमें सबसे लेंथेस्ट है, यानी सबसे लंबा है, सबसे ज़्यादा पेजों वाला है, सबसे लिखित जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उन सब में। इट इज़ ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इलेबोरेट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। तो क्या है ये कॉम्प्रिहेंसिव एक बहुत ही व्यापक है। इलेबोरेट का मतलब कि काफ़ी इसको विस्तार में बताया गया है, एक एक डिटेल को, छोटे छोटे डिटेल को काफ़ी विस्तार में बताया गया है। एंड डिटेल का मतलब हो गया विस्तृत एक तरह से काफ़ी मतलब जानकारी, सारी जानकारी वो विस्तृत तरीके से एक बार बताई गई है। तो ओरिजिनली जो कि 1949 था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता था, एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे जो कि 22 पार्ट में डिवाइडेड थे और 8 शेड्यूल्स थे। तो अभी क्या है कि जो प्रेजेंटली 2020 आ चुका है तो इसमें अभी इसमें एक प्रियम्बल है 465 आर्टिकल। तो पहले कितने 395 थे, अभी 465 हो चुके हैं। तो तकरीबन कितने का जो 70 आर्टिकल्स हैं वो जोड़ दिए गए हैं, डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स। तो पहले 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल थे, अभी कितने हो गए हैं 12 शेड्यूल हो गए। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि 1949 से लेकर के 2020 आ चुका है अभी, तो उसमें आ चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट क्या है कि 4 फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एलिफेंटिक साइज। एलिफेंटाइन साइज का मतलब होगा कि बहुत बड़ा, ह्यूज, बहुत ज़्यादा, इसमें क्या है कि ये तकरीबन 1500 से 1600 पेजों का तकरीबन ये है जो संविधान है हमारा ये पड़ता है। तो ये इसको क्या है कि काफ़ी एलिफेंटिक साइज़ का है, काफ़ी एक तकरीबन हाथी के आकार का इसमें क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसमें क्या है जो 4 फैक्टर हैं जो इसने कंट्रीब्यूट किया कि भी ये इतना बड़ा क्यों हुआ, तो उसके ऊपर है कि जियोग्राफिकल फैक्टर क्या है कि दैट इज़ द वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारा कंट्री क्या है पूरे वर्ल्ड में जो 7वें नंबर पे इसकी ज्योग्राफी आती है। तो इसमें हर ये लगा लो कि 25 से 30 किलोमीटर पे क्या है अलग से डाइवर्सिटी आती है, अलग जो उसका कल्चर है, अलग जो पेड़ पौधे हैं, हर मतलब क्या है कि हर थोड़ी सी दूर जाते ही हर स्टेट में, हर जो डिस्ट्रिक्ट है
वहाँ पे कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी है, कुछ ना कुछ ज्योग्राफिकल चेंजेस हैं या फिर कल्चरल चेंजेस हैं। तो ये जो विशालता है जो देश की और विविधता है उसको मद्देनज़र रखते हुए भौगोलिक कारण है उसको भी काफ़ी एक्सप्लेन किया गया है, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर रहा है इसकी लंबा होने में, एलिफेंटिक साइज जो इसका है कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकंड है हिस्टोरिक फैक्टर, द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 उसका काफ़ी आपको पता है कि काफ़ी सारा पार्ट उसमें से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था वो खुद काफ़ी बल्कि था, तो उसमें से अगर वो लिया गया है तो उससे भी क्या है कि मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट उसमें से लिया गया है तो उस अगर वो बल्कि था तो ये भी क्या होना था, बल्कि भैया बहुत बड़ा होने वाला था। तो ये भी ये हिस्टोरिकल फैक्टर है। थर्ड क्या है, जो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या है कि जो पहले क्या था कि अभी तो इसमें जम्मू कश्मीर वाला क्लॉज भी हट चुका है, क्योंकि जो धारा आर्टिकल 370 है और जो आर्टिकल 35 है वो जो राज्य सरकार केंद्र सरकार ने पिछले साल क्या है अगस्त में हटा दिए गए थे, 5 अगस्त को इसको बर्खास्त कर दिया गया था जो आर्टिकल 370 है। तो अभी ये तो अलग हो गया है कि जो स्टेट्स हैं एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर में भी पहले क्या था, जम्मू कश्मीर में अपना अलग संविधान था। तो अभी ये बात भी क्या हो गई है, पूरी तरह से क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो अभी क्या है पूरे सेंटर में स्टेट में सबका मिला करके क्या है एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है वहाँ क्या है हर स्टेट का अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशन है और पूरा जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो सेंटर है उसका अलग से एक क्या है कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा नहीं है, इंडिया में सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फोर्थ फैक्टर क्या है कि डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज ऑफ इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो जो क्या है संविधान सभा में कानूनी प्रकाशकों का प्रभुत्व, कि भी जो मतलब जो ज़्यादातर जो वो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे वो ज़्यादातर लीगल यानी कि एक तरह से लॉयर वगैरह थे जो जिनको कानून की ज़्यादा जानकारी थी। तो इसलिए भी जो कानून के ज़्यादातर फैक्टर वगैरह हैं वो इसमें लिए गए हैं, जिससे क्या हो जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बल्कि जो एलिफेंटिक साइज उसका हो जाता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो सेकंड जो इसकी फीचर है वो क्या है कि ये काफ़ी सारे सोर्सेज से लिया गया है। जो डॉक्टर BM अम्बेडकर हैं उन्होंने प्राउडली कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा था कि जो ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें क्या है कि वो पूरे वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उन सब का एक निचोड़ है, उन सब का एक जैसे जो वहाँ से जो चीज़ हमें अच्छी लगी कि भी ये हमारे देश के लिए अच्छी है उसको हमने क्या कर लिया वहाँ से ले लिया, जहाँ से भी हमें चाहे वो ब्रिटेन से हो, USA से हो, जापान से हो या फिर कहीं से भी हो, तो जो भी चीज़ अच्छी लगी ठीक लगी कि भी हमारे देश के लोगों के लिए उनके भविष्य के लिए अच्छी रहेगी तो वो हमने वहाँ से निचोड़ ली या एक तरह से वहाँ पे तोड़ फोड़ करके उसको अपने जो संविधान है उसमें डाल लिया। तो ये उन्होंने क्या कहा, पूरे गर्व के साथ ये बात कही थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू ए लार्ज एक्सटेंट डिराइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है तो उसमें जो स्ट्रक्चरल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का ज़्यादातर पार्ट कहाँ से लिया गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वहाँ से लिया गया है। तो नेक्स्ट क्या है कि जो फिलोसफिकल पार्ट का मतलब दार्शनिक पार्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है जो फंडामेंटल राइट्स हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए, स्टेट पॉलिसी के, तो ये सब क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ से ड्राइव है, ये अपने जो अमेरिकन इंस्टीट्यूशन है, अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। और जो DPSP हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किए गए हैं। जो नेक्स्ट है क्या, पॉलिटिकल पार्ट यानी जो राजनीतिक पार्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहाँ से लिया गया है, जो उसमें जैसे क्या गया जो प्रिंसिपल हो गए, जो कैबिनेट गवर्नमेंट होगी या फिर रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव हो गए, तो वो सब कहाँ से लिया गया, वो लार्जली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से वो अपना डिराइव किया गया है। जो कैबिनेट का गवर्नमेंट हो गया उसके प्रिंसिपल और जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में जो रिलेशन है यानी कि जो कार्यपालिका और विधायिका के बीच में जो क्या है आपस में संबंध है, तो वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो अभी सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लेते हैं कि भाई हमने कहाँ से कौन सा सोर्स लिया है, तो क्या कुछ इन्होंने फीचर्स बोरो किए गए हैं। तो पहला क्या है पहला सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो वहाँ से क्या क्या लिया गया है कि फेडरल स्कीम होगी, एक फेडरल होगा, पूरा एक
भाई ये नहीं होगा कि भाई स्टेट का अलग राज है और सेंटर का अलग राज है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। ब्रिटेन में क्या है कि जो एक सेंट्रल है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वही सबका जो सबसे ऊपर है, और जो वो जो भी रूल बनाएगा वो जो नीचे स्टेट्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट हो गए, सब में लागू होंगे। ये नहीं है कि भाई स्टेट्स का अपना अलग संविधान होगा, वो अपना अलग से रूल वगैरह जो सेंटर का रूल है वो नहीं मानेंगे। तो ये सब कहाँ है, ये सब यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो फेडरल स्कीम कहाँ से ली गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। उसमें साथ साथ ऑफिस ऑफ गवर्नर का ऑफिस हो गया, जुडिशियरी होगी, पब्लिक सर्विस कमीशन जो आप अभी देखते हो कि यूपीएससी है, और स्टेट पीएससी भी है, जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इन सब का कंसेप्ट भी कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। तो इमरजेंसी प्रोविंसेस हो गए या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हो गए, तो ये सब जो जितनी भी डिटेल्स हैं ये सब कहाँ से ली गई हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश क्राउन ने 1935 में जो इंडिया में लेकर आए थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो डायरेक्ट वहाँ से लिया गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अलावा जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्ट वगैरह थे वो क्या क्या लिए गए हैं। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए कि भी एक संविधान वो होगा, पार्लियामेंट संसद होगी, तो वही क्या होगी, सबसे ऊपर होगी, वही क्या बनाएगी जो रूल्स वगैरह हैं। यानी एक तरह से जो लेजिस्लेटिव है वो पार्लियामेंट होगी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगी। रूल ऑफ लॉ होगा कि भी जो कानून है उसी के बेस पर के डिसीजंस तय होंगे कि भी कौन गुनहगार है कौन नहीं है, वही डिसाइड करेगा रूल ऑफ लॉ। तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हो गया, सिंगल सिटीजनशिप भी पूरे देश में एक ही सिटीजनशिप होगी। ये नहीं है कि भी हरियाणा की अलग सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी आपको, पंजाब की अलग लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम का भी जैसे अभी आपको देखते हो कि भाई जो प्रधानमंत्री है उसका उसकी एक कैबिनेट होती है, जिसमें गृह मंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया, या फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्टर हो गया। तो ये क्या होगा, एक कैबिनेट होगी जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होती है। भी अपनी कोई भी उसको काम वगैरह करना है, कोई भी उसको रूल वगैरह बनाना है, तो उसके जो जवाबदेही कौन किसको देती है, जवाबदेही अपनी वो देती है पार्लियामेंट को। तो नेक्स्ट क्या है, रिट्स। रिट्स क्या हो गया, प्रेरोगेटिव। रिट्स क्या हो गया कि जो सरकार है उसके ऊपर अगर मान लो कोई किसी को मान लो कोई बंदी बना के ले जा रहा है, तो जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो रिट्स वगैरह जारी कर सकती है। इसमें क्या होता है कि भी जो जिसको जब मान लो वो बंदी बनाया गया है या जिसको गिरफ्तार किया गया है, तो वो उसके खिलाफ उसके लिए क्या है, एक रिट्स हो सकती है कि भी वो उसको जो पुलिस ऑफिसर है उसको कह सकता है कि भी आप मुझे अपना क्यों मेरे को मतलब बंदी बनाया गया है, मेरे को क्यों गिरफ्तार किया गया है, उसका रीज़न दो। तो वो क्या होता है, एक तरह से जो अगर मान लो सरकार ढंग से काम नहीं करती है तो सरकार के खिलाफ जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है, रिट्स जारी कर सकती है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। भी जो विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या उनको प्रिविलेजेस मिलेंगी, तो वो सब कहाँ लिखा गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में भी। तो वहीं से क्या किया गया है, अडॉप्ट किया गया है। और साथ में बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या होगा, अभी दो तरह की सरकार है, जैसे जो भी लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। तो ये जैसे क्या होता है, ये बाइकैमरलिज्म होता है, दो सदन होते हैं जिसमें, तो वो भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की करते हैं हम। उसमें से क्या लिया गया, फंडामेंटल राइट लिए गए हैं, हमने पहले बता दिया आपको। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की भी, जो जुडिशरी है, जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट होगी, हाई कोर्ट होगी, या लोअर भी कोर्ट होगी, डिस्ट्रिक्ट होगी, या फिर सेशन कोर्ट होगी, वो सब इंडिपेंडेंट होगी। उनका सरकार का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। ये नहीं है कि भी सरकार कह दे कि भी आपको ये फैसला नहीं सुना सकते। तो जो जुडिशरी को ठीक लगेगा, जो उसको ये लगेगा कि भी ये सरकार हित में नहीं कर रही है लोगों के, तो उसको वो बर्खास्त कर सकती है, उसको वो जो नल घोषित कर सकती है उस लॉ को, उस रूल को। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होगा, भी अगर सरकार ने कोई कानून बनाया और किसी का मान लो कोई फंडामेंटल राइट छीन गया, तो उसमें क्या कर सकता है, जो वो कोई भी इंसान है वो अपना जो है कोर्ट में जा सकता है। और जो अगर खुद कोर्ट को भी लगेगा, बिना किसी मतलब कोई कोर्ट में नहीं गया कि इस खिलाफ, इस कोई रूल के खिलाफ, तो अगर कोर्ट को खुद भी लगता है कि भी ये गलत हो रहा है, गलत कानून बनाया जा रहा है, तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है एक तरह से, मतलब सरकार की जो कोर्ट है वो उसमें जांच करेगी अपनी तरफ से। तो उसमें अगर कोई गलती निकलती है तो सरकार को वो कह सकती है कि भी आप इसको रूल को या तो बदलो या इसमें कुछ चेंजेस लाओ, ताकि ये जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके खिलाफ ना जाए और उनके जो विकास है उनके उसमें बाधा न डाले। नेक्स्ट है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो इसमें क्या है कि इम्पीचमेंट ऑफ जो हाई कोर्ट का जज हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, या फिर जो प्रेसिडेंट है, तो उनको कैसे हटाया जा सकता है, उनको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं। तो ये सिर्फ जो पार्लियामेंट है वहाँ से हो सकता है, ऐसे ही किसी को नहीं हटाया जा सकता। पार्लियामेंट में एक तरह से नोटिस दिया जाता है और उसके साथ साथ क्या है, जो स्पेशल मेजोरिटी है उसके साथ वो बिल पास किया जाता है। तो नेक्स्ट क्या है, और क्या है कि जो
वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो भी कहाँ से ली गई है, यूएस प्रेसिडेंट, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से क्या लिया गया है, वहाँ से लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ली गई है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा की भी जैसे आपको पता होगा कि जो लोकसभा है वहाँ से तो जो डायरेक्ट हैं वो चुन के आते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो डायरेक्ट चुन के नहीं आते हैं, वो इनडायरेक्टली जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, जो लोकसभा के मेंबर्स हो गए या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव से वहाँ से चुनकर आते हैं जो राज्यसभा के मेंबर हैं, तो वो एक तरह से नॉमिनेट होकर आते हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो जो इलेक्शन प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मेथड है वो भी कहाँ से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा से क्या क्या लिया गया है, हमने कनाडा से लिया है फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। की भी क्या है कि जो फेडरेशन है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, सेंटर स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो स्टेट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है। अगर सेंटर कोई रूल बना दे और स्टेट अगर उनको नहीं माने तो वो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इंडिया में क्या है, कनाडा में क्या है कि जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसने अगर कोई रूल बना दिया तो स्टेट्स को वो फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी हो, जो स्टेट को वो फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी रूल हो अगर उनको अच्छा लगे ना लगे, अगर सेंटर ने वो डिसाइड कर लिया कि ये फॉलो होगा तो मतलब होगा। वेस्टिंग ऑफ रेजिडरी पावर इन द सेंटर की भी जो रेजिडरी पावर है, जैसे कि आपको पता होगा स्टेट लिस्ट हो गया या फिर उसके अलावा क्या हो गया सेंट्रल लिस्ट हो गया, या रेजिडरी पावर का मतलब होगा कि जो मतलब अंतिम जो पावर है, जो मतलब अगर मान लो किसी में कहीं डेडलॉक आ रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो जो मेन पॉइंट होगा वो किसका माना जाएगा, जो सेंटर का है उसकी पावर को ज़्यादा माना जाएगा हर केस में, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। तो क्या है कि जो गवर्नर्स हैं वो कौन डिसाइड करता है, सेंटर डिसाइड करता है। जो प्रेसिडेंट है वो उनको अपॉइंट करते हैं, हर स्टेट के जो गवर्नर्स हैं उनको, जो प्रेसिडेंट है जो प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस है उसके बाद वो क्या करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं। एंड एडवाइजरी जुडिस्टिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की भी, अगर सुप्रीम कोर्ट है अगर वो उसको कोई लगता है कि ये जो रूल वगैरह बनाया गया है, ये जो एक्ट बनाया गया है सरकार के द्वारा वो गलत है, या फिर उनको सरकार को कुछ बताना है कि भी आपको इस मामले में कुछ ऐसा कुछ एक्ट बनाना चाहिए, तो उसको एडवाइस कर सकती है जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सेंटर को एडवाइस कर सकती है। तो ये कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, जो कंकरेंट लिस्ट है, जैसे कि स्टेट लिस्ट हो गया और सेंट्रल लिस्ट हो गया, उसके अलावा जो मामले अदर से बच के जो स्टेट लिस्ट में नहीं है ना कि सेंट्रल लिस्ट में है, तो वो कंकरेंट लिस्ट में आ जाते हैं, कि जो भी कॉमन है दोनों उसमें, तो वो दोनों मामले जो है जो दोनों स्टेट है और सेंटर दोनों उस पर रोल बना सकते हैं। लेकिन अगर कहीं डेडलॉक आता है तो उसमें सेंटर की मानी जाएगी, स्टेट की नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ ट्रेड की भी, आपस में ट्रेड पूरी कंट्री है उसमें कोई ये नहीं है कि भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप चाहे वो कुछ टैक्स वगैरह लगेगा, टैक्स सेम रहेगा पूरी कंट्री में, फ्रीडम रहेगी ट्रेड की। ये नहीं कि भी आप ये कह दो कि भी आप हरियाणा से लेकर के पंजाब में आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप अगर पूरे इंडिया में कहीं भी अगर कहीं भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और कहीं भी क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेड है, अपना जो माल है वो जा करके बेच सकते हैं। तो कॉमर्स एंड इंटरकोर्स हो गया। एंड जॉइंट सिटिंग इन द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट सिटिंग कब होती है, जब मान लो कोई रूल वगैरह बनाना है और उसमें क्या है मेजोरिटी से पास नहीं होता है, तो अगर मान लो जो स्पीकर हैं या फिर जो चेयरमैन है वो क्या कर सकते हैं, तो दोनों हाउसेज क्या बुला सकते हैं, जॉइंट सीटिंग बुला सकते हैं, जो लोकसभा राज्यसभा दोनों की। तो नेक्स्ट है वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जो जर्मनी के क्या कुछ लिया गया है, उसमें लिया गया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो जैसे कि आपको पता है कि जो इमरजेंसी है उसमें क्या होता है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं, लेकिन जो आर्टिकल 21 है सिर्फ वही एक ऐसा होता है कि जो क्या नहीं होता इमरजेंसी के टाइम पे। आर्टिकल 21 में क्या होता है कि जो राइट टू लाइफ है, कि भी जीने का अधिकार है, वो आप छीन नहीं सकते, चाहे इमरजेंसी हो या कुछ भी हो। तो सस्पेंशन ऑफ जो अदर फंडामेंटल राइट्स हैं वो इमरजेंसी के टाइम पे क्या हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं। ये जो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे वहाँ से लिया गया है। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि यूएसएसआर, जो कि अभी क्या बन चुका है, रशिया बन चुका है, ब्रेक हो गया 1991 में ये ब्रेक हो चुका था। और वहाँ से क्या निकला, रशिया और कुछ और कंट्रीज भी निकल के आई थी। तो वहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी, एक सिटीजन है उसके अगर फंडामेंटल राइट वगैरह हैं तो उसकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए। जो देश के सिम्बल्स हैं, जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उनकी रिस्पेक्ट करना, ये उनकी क्या है, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। एंड आइडियल ऑफ जस्टिस की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए सभी लोगों के लिए इन द प्रियम्बल। तो ये सब बातें जो प्रियम्बल में लिखी गई हैं इनके बारे में भी क्या कहाँ से लिया गया है, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, रिपब्लिक एंड आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल। तो ये सब बातें कहाँ से लिखी हैं, जो आइडियल, लिबर्टी की, इक्वालिटी की और फ्रेटर्निटी की बातें हैं जो प्रियम्बल में लिखी गई हैं, ये लिखी हैं फ्रेंच जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिखी हैं।
नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, जो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के उनका इलेक्शन कैसे होगा और जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में वो कैसे होगा, तो उसको लेकर के जो एक्ट है, जो प्रोसीजर है, वो कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और लास्ट है आज का कि जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिया गया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि भी जो लॉ है उससे कैसे हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कैसे हम उससे क्या कर सकते हैं कि जो देश है उसके कानून को बना सकते हैं और उसको देश से उससे देश को हम चला सकते हैं। तो वो सब कहाँ से लिया गया है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो आज के लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही। कल देखेंगे हम ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी से लेकर के आगे जो और भी साइलेंट फीचर्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए वीडियो को। तो पढ़ते रहिए हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू वेरी मच।